जो काम करने में बहाना बनाते हैं उनका ना तो काम करने में मन होता है और ना ही काम करने में लगन। नमस्ते बच्चों, मैं सुगना। आज की वीडियो में हम हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 1 कक्षा 11वीं का हमारा पाठ अप्पू के साथ 2.5 साल पढ़ेंगे। इस पाठ का पहला भाग हमने पहली वीडियो में पढ़ लिया था, जिसमें आधा पाठ हमने कवर कर लिया था। आज दूसरे भाग में हम पाठ को कंप्लीट करेंगे। अप्पू के साथ 2.5 साल पाठ के लेखक हैं सत्यजीत रॉय, जो एक प्रसिद्ध फिल्म निर्देशक हैं, और उन्होंने इस पाठ अप्पू के साथ 2.5 साल में अपनी पहली फिल्म, जो बांग्ला भाषा में बनी हुई है, पथेर पांचाली, उसमें उनको 2.5 साल लग गई थी पैसे की कमी के कारण, और कुछ और कई मुश्किलें भी उनके सामने आई थी, क्योंकि उनकी वह पहली फिल्म थी और उनके जो साथ काम करने वाले थे वो भी नए थे। तो लेखक ने इस पाठ में यह बताया है कि फिल्म बनाते हुए उनको किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, और साथ ही फिल्म बनाते समय उन्होंने क्या क्या नया सीखा। और सिर्फ कुत्ते के संदर्भ में ही नहीं, आदमी के संदर्भ में भी ऐसी ही समस्याओं से पथेर पांचाली की शूटिंग के दौरान उलझना पड़ा। कुत्ते के संदर्भ में पहले हमने क्या पढ़ा था कि जब वो फिल्म बना रहे थे तो उस फिल्म में एक सीन शूट करना था, वो था भोलो नामक एक कुत्ते का, क्योंकि यह फिल्म एक उपन्यास पर बनी हुई है और उस उपन्यास में एक कुत्ते का जिक्र है। तो फिल्म में एक कुत्ता उनको चाहिए था, तो पैसे की तो कमी थी, ऐसा पढ़ा लिखा कोई कुत्ता तो वो ले नहीं आ सकते थे, तो कोई गांव का ही एक कुत्ता उन्होंने उस फिल्म के लिए लिया था, और पैसे की दिक्कत के कारण फिर वह फिल्म रुक गई, आधा ही सीन शूट कर पाए थे। जब 6 महीने बाद बोडाल गांव में वो फिर से फिल्म शूट करने आए, बाकी रहा हुआ सीन, तो उनको पता चला जो भोला नामक कुत्ता है वो तो मर चुका है। लेकिन सौभाग्य की बात थी कि उसी गांव में उससे मिलता जुलता एक कुत्ता और मिल गया, और उस कुत्ते से जो आधा उनका सीन रहा था वो उन्होंने चित्रित किया। अब लेखक आगे बताते हैं कि कुत्ते कुत्ते की बात नहीं है, आदमी के संदर्भ में भी ऐसी दिक्कतें उनको फिल्म बनाते हुए आई थी। कौन सी है देखें। श्रीनिवास नामक घूमते मिठाई वाले से मिठाई खरीदने के लिए अप्पू और दुर्गा के पास पैसे नहीं हैं। वे तो मिठाई खरीद नहीं सकते, इसलिए अप्पू और दुर्गा उस मिठाई वाले के पास पीछे पीछे मुखर्जी के घर के पास जाते हैं। मुखर्जी अमीर आदमी हैं, वे तो मिठाई ज़रूर खरीदेंगे। उनका मिठाई खरीदना देखने में ही अप्पू और दुर्गा की खुशी है। इस तरह का उनको एक सीन शूट करना था कि कोई मिठाई वाला है श्रीनिवास, वो मिठाई बेच रहा है घूम घूम कर, तो अप्पू और दुर्गा जो छोटे कलाकार हैं उस फिल्म के, उनके पास पैसे नहीं है, वो मिठाई नहीं खरीद सकते। लेकिन जो मुखर्जी नामक अमीर आदमी उस फिल्म का एक पात्र है, वो मिठाई खरीदेगा। अप्पू और दुर्गा उसको मिठाई खरीदता हुआ देखकर खुश होंगे। इस तरह का सीन उनको शूट करना था। इस दृश्य का कुछ अंश चित्रित होने के बाद हमारी शूटिंग कुछ महीनों के लिए स्थगित हो गई थी, यानी कि रुक गई थी, कि थोड़ा ही सीन शूट किया था वो मिठाई वाला, और बाद में बाकी का सीन उनका रुक गया था। पैसे हाथ आने पर फिर जब हम उस गांव में शूटिंग करने के लिए गए, तब खबर मिली कि श्रीनिवास मिठाई वाले की भूमिका जो सज्जन कर रहे थे उनका देहांत हो गया है। अब पैसे की कमी के कारण वो मिठाई वाला सीन भी उनका आधा रह गया, और जब वो बाद में पैसे उनके पास आए और वो सीन शूट करने के लिए बोडाल गांव गए, तो उनको पता चला कि जो व्यक्ति श्रीनिवास मिठाई वाले का रोल अदा कर रहे थे उनकी डेथ हो गई है। अब पहले वाले श्रीनिवास का मिलता जुलता दूसरा आदमी कहाँ से लेके आए। अब कुत्ता तो मिलता जुलता है, मान लो पता नहीं चलता फिल्म के अंदर, ले लिया, लेकिन पूरा का पूरा आदमी मिठाई वाला अगर चेंज हो जाता है, आधा सीन
और व्यक्ति पर शूट करते हैं, आधा सीन और व्यक्ति पर शूट करते हैं, फिर तो वो फिल्म खराब ही हो जाएगी। आखिर श्रीनिवास की भूमिका के लिए हमें जो सज्जन मिले उनका चेहरा बिल्कुल श्रीनिवास से मिलता जुलता नहीं था, लेकिन शरीर से वह पहले श्रीनिवास जैसे ही थे। अब मिठाई वाला सीन तो शूट करना ही था, तो कोई व्यक्ति तो वो लेके आए, लेकिन लेखक बताते हैं कि चेहरा पहले वाले श्रीनिवास जैसा नहीं था, लेकिन शरीर उनके जैसा था। तो अब उन्होंने उस श्रीनिवास वाले मिठाई वाले का किस तरह से जो सीन है वो शूट किया, आप बता रहे हैं लेखक। उन्हीं पर हमने दृश्य का बाकी अंश चित्रित किया। फिल्म में दिखाई देता है कि एक नंबर श्रीनिवास बांसबन से बाहर आता है। बांसबन गांव के पास वो बांस वाले पेड़ पौधे होते हैं, वो खड़े होते हैं, उसको लेखक ने कहा कि बांसबन से वो बाहर आते हैं। और अगले शॉट में 2 नंबर श्रीनिवास कैमरे की ओर पीठ करके मुखर्जी के घर के गेट के अंदर जाता है। यानी कि जो पहला सीन उन्होंने शूट किया था उसमें उस मिठाई वाले को आते हुए दिखाया था, उसकी शक्ल दिखाई थी और सीन वो रुक गया था। और दूसरे सीन में लेखक बताते हैं कि हमने उस श्रीनिवास मिठाई वाले की पीठ दिखा दी, चेहरा नहीं दिखाया। पथेर पांचाली फिल्म अनेक लोगों ने एक से अधिक बार देखी, लेकिन श्रीनिवास के मामले में यह बात किसी के ध्यान में आई है ऐसे मैंने सुना नहीं। अब लेखक बता रही हैं कि मिठाई वाले का सीन शूट करने के लिए हमने 2 लोग प्रयोग किए थे, 2 लोगों से यह सीन शूट करवाया था। कि मैंने तो अब तक नहीं सुना कि ऐसा किसी ने कोई समझ पाया है फिल्म देख करके कि 2 व्यक्तियों ने ये सीन शूट किया। इस श्रीनिवास के सीन में ही एक शॉट के वक्त हम बिल्कुल तंग आ गए थे। अब वो मिठाई वाला सीन शूट कर रहे थे, तब लेखक बताते हैं कि हमें बड़ी दिक्कत आई थी, वह भी उस भुल्लो कुत्ते की वजह से। दूसरा भुल्लो कुत्तो छोटे से पुक्कर के पार मिठाई वाला खड़ा है। पुक्कर होता है तालाब। इस पार अपने घर के पास अप्पू दुर्गा मिठाई वाले की ओर ललचाई नजर से देख रहे हैं। क्यों मिठाई खरीदेंगे कि वो जैसे ही बच्चे हैं फिल्म के अंदर मिठाई वाले की तरफ देखते हैं, जैसे कि मिठाई उनको खानी है, अच्छी लग रही है, तो मिठाई वाला उनको बोलेगा कि मिठाई खरीदोगे। इस तरह का कोई सीन उनको शूट करना था। मिठाई वाले के इस सवाल का वे ना में जवाब देते हैं, वो कह देते हैं कि नहीं खरीदेंगे। तब मिठाई वाला मुखर्जी के घर की ओर जाने लगता है। दुर्गा अप्पू से कहती है चल हम भी जाएंगे, कि हम भी मिठाई वाले के पीछे पीछे जाएंगे। भाई बहन दौड़ने लगते हैं और उसी समय पीछे झुरमुट में बैठा कुत्ता भी छलांग लगाकर उनके साथ दौड़ने लगता है। इस तरह का सीन उनको शूट करना था कि मिठाई वाला मुखर्जी के घर जाएगा, बच्चे पीछे जाएंगे, बच्चों के पीछे कुत्ता भागता हुआ जाएगा। इस तरह का सीन उनको शूट करना था। लेकिन मुश्किल यह है कि कुत्ता को या हॉलीवुड का सिखाया हुआ तो था नहीं कि सिखाए कुत्ते को तो किसी प्रकार हम कहते हैं कि दीवार पे चढ़ जाओ, ऐसे बैठ जाओ, तो वो बैठ जाता है। और कुत्ता तो देहाती था, गांव का सीधा साधा कुत्ता था। इसलिए यह बताना मुश्किल ही था कि वह अप्पू दुर्गा के पीछे भागेगा कि नहीं भागेगा। कि जैसे बच्चे भाग रहे हैं उसके पीछे, अगर कुत्ते का मन करेगा तो भागेगा, अगर उसका मन नहीं करेगा तो वो नहीं भागेगा। कुत्ते के मालिक से हमने कहा था अप्पू दुर्गा जब भागने लगते हैं तब तुम अपने कुत्ते को उन दोनों के पीछे भगाने के लिए कहना, कि जिसका वो पालतू कुत्ता था। तो लेखक बताते हैं कि उस व्यक्ति को हमने कहा कि अपने कुत्ते को थोड़ी संकेत देना ताकि ये भाग जाए। लेकिन शूटिंग के वक्त दिखाई दिया कि वह कुत्ता मालिक की आज्ञा का पालन नहीं कर रहा है। इधर हमारा कैमरा चालू ही था, कीमती फिल्म जाया हो रही थी कि एक कुत्ते वाले सीन के लिए वो कुत्ता भाग नहीं रहा था। इसलिए वो फिल्म है, उसका जो समय है वो बर्बाद हो रहा था। बार बार लेखक को चिल्लाना पड़ रहा था कि कट कट की रोक दो, कुत्ता नहीं भाग रहा है, सीन है वो हम किस प्रकार से इसको शूट करेंगे। अब यहाँ धीरज रखने के सिवाय दूसरा कोई उपाय नहीं था। अगर कोई व्यक्ति है तो उसको तो गुस्सा करके कह दे, कोई फिल्म का नायक है, नायिका है, खलनायक है, कोई भी पात्र है, अगर कोई मनुष्य है तो उसको तो कह देते हैं। लेकिन जानवर है भाई, वो भी पढ़ाया लिखाया नहीं, फिर उस पर कोई ना तो चिल्लाया जाता है कि धीरज ही रखनी पड़ती है। अगर कुत्ता बच्चों के पीछे दौड़ा तो ही वह उनका पालतू कुत्ता लगेगा, कि कुत्ता पीछे दौड़ेगा तभी तो पालतू कुत्ता
उस फिल्म में दिखाया गया जो भूल हो, वरना वो तो पालतू नहीं लगेगा। आखिर मैंने दुर्गा से अपने हाथ में थोड़ी मिठाई छिपाने के लिए कहा और वह कुत्ते को दिखाकर दौड़ने को कहा। इस बार कुत्ता उनके पीछे भागा और हमने हमारी इच्छा के अनुसार शॉट मिला। अब लेखक बताते हैं कि वो किसी प्रकार नहीं भागा। तो जो दुर्गा का रोल अदा कर रही थी वो लड़की अपने हाथ में ऐसे मिठाई लेकर भागी कुत्ते को दिखाते हुए। तो उस मिठाई के लालच में जो वो कुत्ता था वो उनके पीछे भागा और फिर उन्होंने अपना जो सीन है वो चित्रित किया। पैसों की कमी के कारण ही बारिश का दृश्य चित्रित करने में बहुत ही मुश्किल आई। अब पैसे की कमी के कारण एक सीन उनको लेना था बारिश वाला, तो वो कृत्रिम बारिश तो कर नहीं सकते। अब तो बारिश का सीन शूट करते हैं तो हेलीकॉप्टर से हैं, ऊपर से ऐसे बरसात करके सीन 1 मिनट में शूट कर लेते हैं। तो लेखक बताते हैं कि पैसे तो थे नहीं, तो अब बारिश का ही इंतजार करना था। बारिश वाला अगर सीन हमें फिल्म के अंदर चाहिए तो बरसात के दिन आए और गए, लेकिन हमारे पास पैसे नहीं थे कि बरसात के दिन आए और चले गए, लेकिन पैसे के कारण हम वो सीन शूट नहीं कर पाए। इस कारण शूटिंग हमारी बंद रही। आखिर जब हमारे हाथ में पैसे आए तब अब अक्टूबर का महीना आ गया था। अब अक्टूबर के महीने में बारिश कैसे हो? शरद ऋतु में निर्भर आकाश के दिनों में भी शायद बरसात होगी। इस आशा से मैं, अप्पू और दुर्गा की भूमिका करने वाले बच्चे कैमरा और तकनीशियन को साथ लेकर हर रोज देहात में जाकर बैठा करते। देहात गांव में, बोडाल गांव में, जहां वो अपनी फिल्म शूट कर रहे थे, कि हम वहां चले जाते। सर्दी का मौसम था, बरसात तो नहीं होने वाली थी, फिर भी हमारे मन में आशा थी कि कहीं बरसात हो जाए। और जो अप्पू और दुर्गा का रोल अदा कर रहे थे वो छोटे बच्चे, कैमरामैन, बाकी के जो तकनीशियन थे फिल्म में काम करने वाले, वो सारे के सारे हम वहाँ जाकर बैठ जाते कि क्या पता बरसात हो जाए और हम हमारा सीन शूट कर लें। आकाश में एक भी काला बादल दिखाई दिया तो मुझे लगता था कि बरसात होगी। मैं इच्छा करता वह बादल बहुत बड़ा हो जाए और बरसने लगे। इतना बड़ा फिल्म निर्देशक पैसे की कमी के कारण किस प्रकार मात्र बरसात का इंतजार वो वहाँ करते थे फिल्म बनाने के लिए, कितनी मेहनत उनको करनी पड़ती थी, कितना सब्र उनको रखना पड़ता था। यही बात शायद पाठकों को वो समझाना चाहते हैं कि कोई भी काम करने में हमें मेहनत करनी पड़ती है, लगन करना होता है, भरोसा रखना होता है और हिम्मत नहीं हारनी चाहिए और हमें धीरज भी रखना होता है, तभी हम जाकर सफल होते हैं। आखिर एक दिन हुआ भी वैसा कौन सा जैसा लेखक चाहते थे कि शायद बरसात हो जाए। शरद ऋतु में भी आसमान में बादल छाए, धुआंधार बारिश हुई। धुआंधार यानी कि जोर की बरसात हुई। और जो बांग्ला भाषा में फिल्म बनी हुई है पथेर पांचाली, बरसात का सीन बड़ा सुंदर चित्रित हुआ है। आप लोग भी देख लेना, मैंने भी देखा है उसको। हालांकि बांग्ला भाषा मेरे को आती नहीं समझ में, लेकिन वो सीन मैंने जरूर देखा है। उसी बारिश में भीगकर दुर्गा भागती हुई आई और उसने पेड़ के नीचे भाई के पास आसरा लिया। भाई बहन एक दूसरे से चिपक कर बैठे। दुर्गा कहने लगी, नेबुर पाता करम चाहे वृष्टि घरे जा। अब दोनों भाई सर्दी में कंपा रहे हैं, एक दूसरे के चिपक कर बैठ जाते हैं। उनको जब ठंड लगती है तो जो दुर्गा है वो इस तरह से कहती है, नेबुर पाता करम चा, की नींबू के पत्ते वो खट्टे हो गए हैं, हे बरसात अब घर चली जाओ। इस तरह से वो बांग्ला भाषा में कहती है। बरसात, ठंड, अप्पू का बदन खुला, प्लास्टिक के कपड़े से ढके। कैमरे को आंख लगाकर देखा तो वह ठंड लगने के कारण सिहर रहा था। सिहर यानी कि कांप रहा था, कि सर्दी का मौसम था, ऊपर बरसात में ना ही बच्चों के कपड़े थे। और वो कैमरे में देखा तो ठंड और साथ में बरसात और अप्पू के बदन पे कपड़े नहीं थे, तो बिल्कुल वो ठंड से कांप रहे थे बच्चे। शॉट पूरा होने के बाद दूध में थोड़ी सी ब्रांडी मिलाकर दोनों भाई बहनों को गर्म किया। जिन्होंने पथेर पांचाली फिल्म देखी है वे जानते ही हैं कि वह शॉट बहुत अच्छा चित्रित हुआ है। नेचुरल बरसात थी। नेचुरल कोई भी चीज हो अच्छी होती है। शूटिंग की दृष्टि से गोपाल ग्राम की तुलना में बोडाल गांव हमें अधिक उपयुक्त लगा। अब बता रहे हैं लेखक कि फिल्म बनाने के लिए वातावरण कितना
आवश्यक होता है कि कोई काम हम करते हैं तो उसके अनुकूल वो वातावरण होना चाहिए। तो पहले वो गोपाल ग्राम में बनाना चाहते थे, लेकिन उसका वातावरण उनकी फिल्म के हिसाब में नहीं था, तो उन्होंने फिर बोडाल गांव चुन लिया था। अपू दुर्गा का घर, अपू का स्कूल, गांव के मैदान, खेत, पुक्कर, आम के पेड़, बांस के झुरमुट, ये सभी बातें बोडाल गांव में और आसपास हमें मिली कि उनको जिस तरह से तालाब चाहिए थे, आम के जो पेड़ थे, गांव के जो मैदान थे, खेत थे, और जिस तरह का उनको वो स्कूल चाहिए था, जिस तरह से अपू का जो किसी गरीब का घर होता है उस तरह का जो घर चाहिए था, जो बांस के झुरमुट होते हैं, जो उस तरह यानी कि लेखक को जिन फिल्म के लिए जिस तरह का माहौल चाहिए था वो सारा का सारा बोडाल गांव में था। इसलिए उन्होंने बोडाल गांव में अपनी फिल्म है वो बनाई थी। अब उस गांव में बिजली आ गई है, पहले बिजली नहीं थी, पक्के घर हो गए हैं, फिर पहले कच्चे घर थे, पक्के रास्ते बन गए हैं, उस जमाने में नहीं थे। यानी कि जब लेखक ने फिल्म बनाई थी तो कच्चे ही मकान थे, ना बिजली थी, कच्चे रास्ते थे। उस गांव में हमें बहुत बार जाना पड़ा फिल्म बनाने के लिए। जैसे ही पैसे की कमी आ जाती वो वापस आ जाते पैसे कमाने के लिए, और फिल्म पैसे हाथ लगते ही वो फिल्म बनाने के लिए उस गांव में चले जाते। बहुत बार रहना भी पड़ा, वहाँ रहना भी पड़ा, इसलिए वहाँ के लोगों से हमारा परिचय हो गया कि गांव के लोगों से उनकी पहचान हो गई। उन लोगों में से एक बहुत अद्भुत सज्जन थे, उन्हें हम सुबोध दा कहकर पुकारते थे। एक बड़े ही विचित्र आदमी थे जिसका नाम था सुबोध दा। वे 60-65 साल के थे, बुजुर्ग आदमी थे। उनका माथा गंजा था, वे अकेले ही एक झोंपड़े में रहते थे, दरवाजे पर बैठकर खुद ही से कुछ न कुछ बड़बड़ाते रहते थे। हम उस गांव में एक फिल्म की शूटिंग करने वाले हैं यह जानकर वे गुस्सा हो गए। हमें देखने पर वे चिल्लाते, फिल्म वाले आ गए। अब फिल्म बनाने जिस गांव में जाएंगे, पता नहीं किन किन लोगों की किस तरह की सोच है, किस किस तरह के लोग होते हैं। तो ये दिक्कत भी लेखक को पहले आई थी कि वो कहते थे ये फिल्म बनाने कौन आ गए, हमारे गांव में क्यों आए हो, चले जाओ। इस तरह से वो गुस्सा करते थे सुबोधा। मारो उनको लाठियों से। पूछताछ करने पर लोगों ने बताया कि वे मानसिक रूप से बीमार है। लोगों ने कह दिया कि ये थोड़े अलग टाइप के व्यक्ति हैं, मानसिक रोगी हैं। सुबोध दा से हमारा अच्छा परिचय हुआ। वे हमें पास बुलाकर दरवाजे में बैठकर वायलिन पर लोकगीतों की धुनें बजाकर सुनाते थे। बीच बीच में हमारे कानों में फुसफुसाते। बाद में उनके साथ अच्छा परिचय हो गया। फिर उनको वो कुछ लोकगीत सुनाते, कुछ बातें बताते, और वो इस तरह की बातें करते थे। लेखक अब आगे वर्णन कर रहे हैं। वो साइकिल पे जा रहा आदमी देख रहे हो, वो कौन है जानते हो? वह है रूजवेल्ट, पक्का पाजी। उनके मत से दूसरा एक था चर्चिल, एक था हिटलर, एक था अब्दुल गफार। सब उनके मतानुसार पाजी थे, उनके दुश्मन थे। पाजी होती है बुरा व्यक्ति, एक गाली होती है कि कमीना। और यहाँ नीचे इनका वर्णन भी पाठ के अंदर आपके दिया गया है पूरा, कि जो रूजवेल्ट है उनका पूरा नाम था फ्रैंकलिन डिलोना रूजवेल्ट, जो अमेरिका के 32वें राष्ट्रपति थे। 1933 से 1945 तक रहे थे। इन्हें FDR भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? FDR। ये बातें भी आपको साथ में याद करनी है। इन्हीं के कार्यकाल में एटम बम के मैनहट्टन प्रोजेक्ट का काम क्या है? पूरा हुआ था। किन्हीं के? फ्रैंकलिन डिलोना रूजवेल्ट। चर्चिल कौन थे? 1874 और 1965 में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटेन के प्रधानमंत्री से। 1953 में इन्हें साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला था। हिटलर को तो सभी जानते हैं हम, जर्मनी के तानाशाह थे। 1933 से 1945 तक उनका शासन था। नाजीवादी पार्टी के लीडर थे। अब्दुल गफार कौन थे? ये पुख्तनों अफगान के नेता थे और भारत और पाकिस्तान का जो विभाजन हुआ था उसके खिलाफ थे, जिसके कारण उन्होंने अपनी अंतिम समय पाकिस्तान की जेल में गुजारी और उन्हें सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता है। तो ये नाम ले ले करके वो कोई भी गांव में इस तरह से कोई इधर उधर से जाता तो वो इस तरह का नाम लेकर के चिल्लाते थे सुबोधा, कि वो देखो हिटलर जा रहा है, वो देखो रूजवेल्ट जा रहा है, वो देखो
अब्दुल गफार जा रहा है, वे मेरे दुश्मन हैं, वो बड़े कमीने हैं, इस तरह से वो बातें करते थे। लेखक बताते हैं, हम जिस घर में शूटिंग करते थे उसके पड़ोस में एक धोबी रहता था। उसके कारण हमें बहुत परेशानी होती थी। अब जिस घर के आसपास में कोई लोग रह रहे हैं उनसे भी उनको परेशानी थी। एक धोबी था, उससे परेशानी थी। वह भी पागल था थोड़ा दिमाग से। भाई और बहनों कहकर किसी राजकीय मुद्दे पर लंबा भाषण शुरू कर देता था। फुर्सत के समय पर तो हमें कोई आपत्ति नहीं होती थी कि अगर हम खाली बैठे हैं, फुर्सत होता है खाली समय में, तो वो चाहे कितने भी राजकीय मुद्दे भाषण दें। लेकिन अगर हम शूटिंग कर रहे हैं फिल्म की और अगर वो भाषण शुरू कर देता है तो हमारा साउंड का काम प्रभावित होता है कि अगर फिल्म वो शूट कर रहे हैं और वो साथ साथ में बोलना शुरू कर दे तो जो उनकी आवाज़ के साथ उसकी आवाज़ भी आएगी। उस धोबी के रिश्तेदार ने अगर हमारी मदद न की होती तो धोबी सचमुच ही एक सिरदर्द बन जाता। कि दो धोबी के रिश्तेदार थे, उन्होंने कुछ हमारी मदद की जिसके कारण उसको है चुप कराया गया। आगे क्या है, इधर से थोड़ा रह गया था। अवस्था में मिला था, उसके मालिक कलकत्ता में रहते थे। अब घर के बारे में बता रहे हैं कि जिस घर में वो रहते थे, तो जिस घर में उन्होंने जो किराया लिया था वो उनको बड़ी बुरी हालत में मिला था, टूटा फूटा हुआ था। उसके मालिक थे, वो तो कलकत्ता में रहते थे। उनसे हमने वह घर क्या है किराए पे लिया था। उस घर की मरम्मत करके उसे शूटिंग के लिए ठीक ठाक करवाने में हमें लगभग 1 महीना लग गया था। अब जिस घर में वो फिल्म शूट कर रहे थे, अपना सामान है वो रख रखा था, उसको भी ठीक करवाने में लेखक बताते हैं कि मैं 1 महीना लगा और उसके ऊपर पैसे भी लगे और किराया भी देना पड़ा। उस घर के एक हिस्से में एक के पास एक ऐसे कुछ कमरे थे, वे हमने फिल्म में नहीं दिखाए क्योंकि उस जो घर में हम रह रहे थे कई कमरे तो हमने फिल्म में दिखाए हैं, कई कमरे फिल्म में नहीं दिखाए। उन कमरों में हम अपना सामान रखा करते थे। एक कमरे में रिकॉर्डिंग मशीन लेकर हमारे साउंड रिकॉर्डिस्ट क्या है भूपेन बाबू बैठा करते थे। हम शूटिंग के वक्त उन्हें देख नहीं सकते थे, फिर भी उनकी आवाज़ सुन सकते थे। हर शॉट के बाद हम उनसे पूछते, साउंड ठीक है न? भूपेन बाबू इस पर हाँ या ना जवाब देते। एक दिन शॉट के बाद मैंने साउंड के बारे में उनसे सवाल किया, लेकिन कुछ भी जवाब नहीं आया। कि एक दिन हम कोई शॉट है वो चित्रित कर रहे थे, तब हमने आवाज़ दी कि भूपेन बाबू सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, तो वहाँ से आवाज़ नहीं आई। तो वहाँ जाकर उन्होंने पता किया। फिर एक बार पूछा, भूपेन बाबू ठीक है ना साउंड? इस पर भी जवाब नहीं आया। हम कमरे में गए तो देखा एक बहुत बड़ा सांप उस कमरे में खिड़की से नीचे उतर रहा था। वह सांप देखकर भूपेन बाबू तो सहम गए यानी कि बहुत डर गए थे। उनकी बोलती बंद हो गई, बहुत अधिक घबरा गए थे उस सांप को देखकर। वह सांप हमने वहाँ आने पर कुछ ही दिनों के बाद देखा था कि हम थोड़े ही दिन वहाँ जाते ही हमने वो सांप देख लिया था। और जो भूपेन बाबू थे साउंड रिकॉर्डिस्ट, वो तो बहुत डर गए थे। उसे मार डालने की इच्छा होने पर भी स्थानीय लोगों ने मना करने के कारण हम उसे मार नहीं सके। कि हम उसे मारना चाहते थे कि फिल्म बनानी है, फिर दिक्कत करेगा, ये यहाँ रहेगा तो किसी को डंक ना मार दे, इसलिए हम उसको मारना चाहते थे। लेकिन गांव वाले लोग थे, वो आसपास वाले, उन्होंने मना कर दिया। वह वास्तु सर्प था और बहुत दिनों से वहाँ रह रहा था। वास्तु सर्प की वहाँ का वो उसको कुल देवता मानते थे अपना, तो इसलिए उन लोगों ने मारने के लिए मना कर दिया और वो वहाँ बहुत दिनों से रह रहा था। कि पीछे यहाँ डॉट इस प्रकार से दिए हुए हैं क्योंकि जो आपके सिलेबस में ये पाठ दिया है ये अधूरा है। कुछ अंश दिए हैं, कुछ अंश अपू के साथ 2.5 साल आपके पाठ में नहीं दिए गए हैं, इसलिए यहाँ बताया गया कि जो बाकी की फिल्म बनाते हुए उनको कोई दिक्कतें आई थी और उन्होंने क्या सीखा है वो आपके लेसन में नहीं दे रखा। तो पाठ के बाद हम करेंगे प्रसंग, क्योंकि आपके गद्यांश हैं वो एग्ज़ाम में 6 नंबर के आते हैं, तो उसमें गद्यांश को आपको प्रसंग लिखना होता है, व्याख्या करनी होती है और उसकी विशेषता बतानी होती है। सबसे पहले हम करते हैं प्रसंग।
प्रस्तुत पंक्तियां हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग में कक्षा 11वीं के पाठ अप्पू के साथ 2.5 साल से ली गई है, जिसके लेखक हैं प्रसिद्ध फिल्म निर्देशक सत्यजीत रॉय। पाठ का नाम बताना होता है, पुस्तक का नाम बताना होता है, लेखक का नाम बताना होता है। 3 बातें ये बतानी होती है और चौथी बात प्रसंग में क्या बतानी होती है कि इस पाठ में या गद्यांश के बारे में बता रही हैं, तो कि इस गद्यांश में क्या बताया गया है। तो इसमें लेखक ने, मैंने पूरे पाठ का यहाँ बता दिया है, लेकिन बतानी होती है गद्यांश की, क्योंकि मैंने पूरे पाठ की व्याख्या करवा दी है। तो मैं पूरे पाठ का यहाँ गद्यांश का नहीं दे रही हूँ, पूरे पाठ का प्रसंग दे रही हूँ। इसमें लेखक ने अपनी पहली बांग्ला फिल्म पथेर पांचाली के निर्माण में हुए अनुभव और आई कठिनाइयों का वर्णन किया है। व्याख्या हमने पूरे पाठ की कर ली है। और गद्यांश यानी कि गद्य का अंश, आपकी जो गद्य रचना होती है उसका कुछ अंश वहाँ दे दिया जाता है, तो उस अंश की आपको व्याख्या करनी होती है। विशेष कि जो ये आपका गद्यांश होता है उसकी विशेषता क्या है। तो सबसे पहले वाले पॉइंट में हम लिखेंगे कि लेखक ने फिल्म निर्माण में हुए अनुभव व कठिनाइयों का वर्णन किया है। सबसे पहले मुख्य भाव होता है वो लिखना होता है, बाद में भाषा बतानी होती है कि खड़ी बोली भाषा का प्रयोग है, फिर शब्द बताओगे कि किस प्रकार के हैं। तो अंग्रेजी के शब्दों की अधिकता है, क्योंकि बात यहाँ पर फिल्म निर्माण की हो रही है। शॉट, सीन, शूटिंग, ये सारे के साउंड, ये अंग्रेजी के शब्दों की लेखक ने अधिकता इसमें की है। सरल व सहज भाषा का प्रयोग है। वर्णात्मक चित्रात्मक शैली का सुंदर प्रयोग हुआ है। बिंब प्रधान रचना है। आशा है कि आपको ये पूरा पाठ अच्छे से समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।